Hello everyone, welcome to the channel, and today I am here with you all to share my own experience of the SSSB TGT Female English exam, and which was held on 14th September 2021, and the shift was 12:30 to 2:30, right? So in this video I am going to honestly share with you all about my own experience of giving the exam, and also I would be reflecting upon what was the pattern of the exam as well as what kind of questions were being asked, right? So I hope that it would definitely be a beneficial video to all those who are the future aspirants would take note of what kind of questions could be asked in the DSSB exam. However, we all know that the DSSB exam is quite unpredictable in nature, but then also certainly we can get through the pattern they can adopt at any point of given time, right? So without wasting time any further, let's start with the video, and I would be just starting with the first of the paper that was being there, and we all know that the first exam or the first paper is comprised of 5 sections, right? So the 5 sections are, I'm so sorry, it's not functioning correctly. Let me just go to the first slide, right? So let's just talk about the first of the paper, and as you can see that I have mentioned over here this first paper. So in this first paper we all know that the 5 sections are there: reasoning, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, राइट? अब बात करते हैं कि रीजनिंग का जो पेपर था वो कैसा था, या फिर जो जनरल स्टडी का पेपर था वो कैसा था, ठीक है? या फिर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो मैं आपको सच बताती हूँ कि जो रीजनिंग का जो सेक्शन था ये मतलब जानबूझ के, जैसे हम किसी सेक्शन को जबरदस्ती हम उसका डिफिकल्टी लेवल रेज करना चाहें, ये उस तरीके का सेक्शन था। बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस थे। एक बार को देखते साथ ही लग रहा था कि बस अब नहीं अटेंड करना है इसको ना, क्योंकि मतलब यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट एट वंस। यू हैव टू एक्चुअली पुट सम एफर्ट्स इन ऑर्डर टू इवन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। बहुत टाइम लग रहा था। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन मुझे जो लगा वो तो रीजनिंग था। हालांकि क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते या उनके आंसर्स हम नहीं निकाल पाएंगे, बट कंडीशन ये है कि यू मस्ट बी हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ टाइम ना, कि आपके पास इतना टाइम है, आप रीजनिंग को इनफ टाइम दे सकते हैं, फिर बाकी और बचे हुए सेक्शंस को भी इनफ टाइम दे सकते हैं। एंड इवन यू कैन आस्क दी क्वेश्चन टू DSSB कि कैसे हम पॉसिबल है कि हम सारे के सारे सेक्शन जो हैं 2 घंटे में कवर अप कर सकते हैं। सो व्हेन आई ओपन द रीजनिंग सेक्शन आई वाज टोटली shattered. My hopes were actually totally shattered because I was hoping कि चलो रीजनिंग सेक्शन तो जैसा कि PGT में आया था वैसा ही होगा, नॉर्मल सा, अच्छे से 17-18 क्वेश्चंस तो कम से कम मैं कर लूँगी, और फिर मैं आगे जो है इंग्लिश हिंदी पे चली जाऊँगी, जल्दी से स्किप कर दूँगी GS या मैथमेटिक्स को, सो दैट आई कैन स्कोर एटलीस्ट द पासिंग मार्क्स इन दी फर्स्ट पेपर, राइट? सो एज यूजुअल अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही डिफिकल्ट उन्होंने रीजनिंग को बना दिया, और ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको लेंदी भी थे, इतने कंफ्यूजिंग थे, इतने लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि बड़े अच्छे से आप उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाए, है ना? ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत रेज किया। फिर अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ में सी इट्स समथिंग विच इज़ फ्रेंच टू मी बिकॉज आई डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्वेश्चंस थे, हाउएवर तो मैंने सारे ही क्वेश्चन स्किप किए थे बिकॉज वो मेरे प्लान में शामिल ही नहीं था। आई ऑलवेज हैड प्लान टू नॉट टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम जनरल स्टडीज, और अगर आ जाता है तो इट वुड डेफिनेटली बी अ एड ऑन फीचर टू एड ऑन थिंग्स टू मी, बट देन ऑल्सो आई कुड नॉट अटेंड एनी ऑफ द क्वेश्चन एज द क्वेश्चंस वर एलियन टू मी, है ना? सारे क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, अगर डिवीजन करें उनका, तो कुछ क्वेश्चंस तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो है हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो करंट जीके है यानी कि जो करंट जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, स्टैटिक जीके ज़्यादा थी। तो जिसने अच्छे से जीके प्रिपेयर की है, जीएस प्रिपेयर की है, वो आराम से इसको कर सकता था, पर मेरे जैसा बच्चा तो नहीं कर सकता था जिसने इसको सोचा ही नहीं था अटेम्प्ट करने के लिए, राइट? मेरा प्लान कुछ और था, हालांकि उस प्लान के अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो पाया। फिर आते
आते हैं मैथमेटिक्स पे। भाई मैथमेटिक्स जो था वो भी मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम होगा तो आप कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है ना फिर तो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट टू डू इट। क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस तो वो मैं कह सकती हूँ कि इजी बोलूँगी, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना। जिसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो कर ले जाएगा, बट बशर्ते आपके पास समय होना चाहिए। तो मेरे तो अपना जो मैंने मैक्सिमम समय था वो इसमें ही कंज्यूम कर दिया था। तो मेरे लिए तो ये समझ लीजिए इसके बाद में आई वॉज स्ट्रगलिंग विद विद द कंप्लीशन ऑफ होल टेस्ट, हाउ टू अटेम्प्ट इट। एंड यू ऑल अंडरस्टैंड ना, इन दिस स्ट्रेस आप नर्वस हो जाते हैं, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड नाइसली। तो मैथमेटिक्स में हाउएवर आई डिड try to attempt the questions and the questions were easy to moderate कहा जा सकता है उनको। अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज आते हैं अच्छे से तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत तकरीबन आप 3-4 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं डीआई की है ना, तो डीआई के भी 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में आपके पास एचसीएफ एलसीएम का शायद एक ही क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बट वो इतना ही डिफिकल्ट था जितना मतलब ऑपोजिट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ही कहा जा सकता है, उसको नहीं किया जा रहा था। तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, स्पीड से थे, एज यूजुअल जो पैटर्न है वो वैसा ही था। बट कंडीशन ये थी कि आपके पास टाइम है तो आप कर ले जाओगे, अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। तो ये सच में ही जनरल थे, आराम से किए जा सकते थे। एटलीस्ट आप इसमें 17 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी कि डिफ़िकल्ट थे, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं थे, बट ये है कि एटलीस्ट 17 क्वेश्चन तो आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो एलियन था। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग अ डिटेल ओवर व्हाट क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, है ना। जो मुझे याद है मैं सारे बताऊंगी कि इस सेक्शन में इतने क्वेश्चंस आए थे जो कि मुझे याद है, या जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से थे। इसमें तो अभी वी आर जस्ट हैविंग दी जनरल ओवरव्यू ऑफ द पेपर। सो ये था फर्स्ट पेपर। और मेरे लिए जो अपने लिए सबसे हर्डल एक पॉइंट था वो था रीजनिंग। इसमें ही मैं जाके स्टक कर गई क्योंकि ये मेरा पहला ही सेक्शन था, और जब आपके पहली सेक्शन में आप डिमोटिवेटेड हो जाओ, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आगे जाकर भी लो हो जाती है। हाउएवर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू नॉट टू लूज होप इन बिटवीन, बट देन ऑल्सो इट रियली हैड इम्पैक्टेड माई performance in the paper. So they must have realized कि unnecessarily we are raising the difficulty quotient of any of the exam. Why is it so even if you are not giving ample of time to us, enough of time to us, right? So this is all about the first paper. Now let's move to the next paper. second paper है। जब second paper की बात करेंगे तो भाई second paper को मुझे नहीं समझ आता कि उनको ऐसे क्यों मजा आता है DSSB वालों को कि कभी तो ग्रामर ज़्यादा दे दो, कभी फिर लिटरेचर ज़्यादा दे दो, है ना। अनएक्सपेक्टेडली वो स्विच सा करते रहते हैं। I don't know why they can't give the properly balanced paper wherein the grammar as well as the literature is having equivalent proportion. But again what they did, उन्होंने तो मतलब ये मैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बता देती हूँ। यहाँ पर 2 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आए थे और उनमें से 2 ही क्वेश्चन बने थे। लिटरेचर के उन्होंने लिटरली 7 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। और 7 भी वो जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट एलियन ही मानो उनको। 1-2 तो क्वेश्चन थे जिनको मुझे लग रहा था कि मैंने कभी इन्हें देखा है, अदरवाइज तो वो सारे क्वेश्चन थे दे वर फ्रेंच टू मी। पीडागोजी की बात करेंगे, पीडागोजी के 10 क्वेश्चन थे और सारे के सारे जो थे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि वो फैक्चुअल नहीं होते। आपको क्या स्टेटमेंट रीड करना है, स्टेटमेंट रीड करने के ऊपर उन्होंने जो क्या किया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, ऐसे ऐसे करके आपको बेसिकली वो कंफ्यूज करना चाहते हैं। और जो मेजरली बचा कुछ सारा का सारा जो पार्ट है वो कहाँ पर आके रह गया था, ग्रामर पे। सो आप कह सकते हो कि 85% तो तकरीबन जो है उसमें ग्रामर ही थी। और ग्रामर में भी क्या था, एक्टिव पैसिव थी, नरेशन थी, है ना। आपको सेंटेंस इंप्रूव करना था, इस तरीके के सारे क्वेश्चन थे। वो डिटेल में आपको सेकंड वाली जो वीडियो होगी आप देखिएगा उसको, आई शेयर विद यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, है ना। ये सारी जो चीज़ें थी, तो ये टोटली इम्बैलेंस्ड पेपर था। ग्रामर को पता नहीं अननेसेसरली क्यों इतना वेटेज दे दिया। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जो पूरा सेकंड पेपर था वो
डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट वो बिल्कुल भी नहीं था, बात इतनी है कि आपके पास टाइम नहीं था, है ना। इट वॉज ईजी टू मॉडरेट। अब जिसको नरेशंस आती हैं, एक्टिव पैसिव आती है, उसमें और एक्टिव पैसिव वॉइस भी है, नरेशन भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, कुछ भी है। अगर उसके जो सेंटेंस हैं वो अननेसेसरली आप ना लेंदी बनाओगे, जैसे आपने मतलब इतना बना दिया कि बंदे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, है ना, और तो उससे क्या होता है कि आप उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते आप, एंड वो अननेसेसरली इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, आप उसमें से सेंटेंस इंप्रूव करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको नरेशन चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बेसिकली उन्होंने दिए थे। सो उन्होंने डेफिनेटली जो क्वेश्चन थे डिफिकल्टी लेवल का, उन्होंने लिटरली डिफिकल्टी लेवल से नहीं बढ़ाया, उन्होंने बढ़ाया उसको उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ना उनको बड़ा बड़ा करके। यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं सारे के सारे। कॉम्प्रिहेंशन भी कॉम्प्रिहेंसिबल है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आपको 2 ही क्वेश्चन किसी कॉम्प्रिहेंशन से देने हैं तो फिर उसको इतना बड़ा क्यों बनाना है ना। अगर कोई बंदा पढ़ रहा है उसे बहुत अच्छे से, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो उस कॉम्प्रिहेंशन से आपको देने ही चाहिए। सो इस तरीके से ये एक इम्बैलेंस सा पेपर था सेकेंड पेपर। जैसे कि पीजीटी का 2018 वाला जो पेपर है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको समझ लो, है ना। बस ये था कि ये 200 नंबर का है, वो 300 नंबर का था। PQRS वाले फॉर्म में आपको क्या करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। अब वो इतने लेंदी उसमें सेंटेंसेस हैं, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि वो पीछे से कहना क्या चाहते हैं। Despite I have got 8 bands in IELTS, I was struggling hard to even comprehend कि कहना सा क्या चाहते हैं इसमें, कैसे इसमें से हम मीनिंग निकाल सकते हैं। सो बड़ा मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने अननेसेसरली इसको लेंदी बना दिया है और कोई इसका खास मकसद नहीं था, ठीक है। तो ये तो क्या सेकंड पेपर की बात। अब बात करेंगे कि इसमें हम किसको गुड अटेम्प्ट कह सकते हैं। So considering the time limit and the lengthy questions were being asked, I would say this is all my subjective approach towards it. This is my subjective viewpoint, है ना। अब इसमें मैं तो यही बोलूँगी कि भाई 130 से 135 जिसने भी कर लिए हैं, बट विद ओनली हैविंग 80 to 85% ऑफ एक्यूरेसी। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब किसी ने 130 से 135 किए हैं पर उसकी एक्यूरेसी जो है वो 50% है, तो वो गुड अटेम्प्ट में नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 130 से 135 किए हैं पर उसकी एक्यूरेसी जो है वो उसको लगता है कि एटलीस्ट 80 to 85% है, तो उसको गुड अटेम्प्ट इस पेपर में माना जा सकता है, ठीक है। बाकी तो फिर बहुत सब्जेक्टिव सी बातें हैं। हाउएवर दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट सो फार एंड व्हाट आई कुड ऑब्जर्व इन माय सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन ओनली से सो। Now let's to the most controversial issue which is expected cut off। देखिए मेरी अपनी ये प्रेडिक्शन है, मुझे नहीं पता how it will go further। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो है 100 तक तो जनरल के लिए जा ही सकती है। हाँ, हालांकि आप इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं, 110 से इसको आप 105 ही कर लो, बल्कि मैं तो कहूँगी, है ना, उतना ही मानो इसको कि इतने पे आपका जो है मुझे लगता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब मैंने ना पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी कट ऑफ जो है वो 170 to 180 बताई थी, मेरी वीडियो में आप देख भी सकते हैं उसको। पर पीपल वर लाइक स्टार्टेड कमेंटिंग नेगेटिव ऑन माई वीडियो एंड आई हैड टू टर्न ऑफ द कमेंट्स। दे वर सेइंग लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि जो 170 180 कट ऑफ चली जाएगी, कैसे पॉसिबल है। ये जो अभी हुआ था एग्जाम थोड़ा टाइम पहले, जून का जो एग्जाम था, so at that time I had to turn off my comment section so that I could avoid the negative things in on my video, so because it was literally hampers the मेंटल पीस समटाइम्स। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस तो यही था कि वो जो पेपर था इट वाज क्वाइट इजी, 170 to 180 तक ही जानी चाहिए, और वो असलियत में भी गई इतनी। और इसमें भी मुझे लगता है कि इससे 105 से ज़्यादा जाना बहुत मुश्किल है। उस पेपर में डिफ़िकल्ट नहीं है बट इतना लेंदी है कि उसको 2 घंटे में तो मतलब नहीं किया जा सकता। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आपकी नॉलेज को नहीं, वो आपकी स्पीड को टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि स्पीड टेस्ट होते हैं ना, कई टाइप के आपके टेस्ट होते हैं, तो उनमें से जो स्पीड टेस्ट होता है वो वैसा सा फील दे रहा था। तो ये मेरा अपना रिव्यू है, honest review है about the exam. I hope you would like the video. If so, then please do subscribe to the channel for the further information as well as regarding the detailed overview of the exam, in which I will be telling that what and which areas they have covered in the sections. Till then, thank you so much.